जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को लेकर के ये चर्चा है कि सीडब्ल्यूसी में एक बदलाव होगा। एक चर्चा चल रही है कि एक टीम 2024 बनाई जाएगी और उसके लिए सीडब्ल्यूसी में भी बदलाव होंगे। एक अटकल ये भी है कि 24 की जगह 35 तक सदस्य लिए जा सकते हैं, जिनको सूबावार और केंद्र के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इस बात में, इस अटकल में कितना दम है और आपकी जानकारी क्या है सर? जी, आपने दो बातें की कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होगा और सदस्यों में उनकी संख्या 35 हो जाएगी। दरअसल अभी हाल ही में रायपुर में एक कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस के जो 24 से 25 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य होते हैं, उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट और सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट के अलावा लगभग 22 लोग और होते हैं, जिसमें से लगभग 10 से 11 नॉमिनेटेड होते हैं और 10 से 11 को अपॉइंट किया जाता है। तो उस संख्या को रायपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके 35 कर दिया गया था। यानी कांग्रेस के साथ समस्या ये थी कि उनके पास लोगों को एडजस्ट करने की जगह नहीं थी, कहां अपने वरिष्ठ लोगों को एडजस्ट करें, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि जिस तरीके से आपको याद होगा एक बार ग्रुप 23 का गठन हुआ था, इसमें 23 नेताओं ने एक पत्र लिखा था। उसमें ज्यादातर नेताओं की मांग यही थी कि राहुल गांधी, उनकी टीम जो है वो जिस तरीके से काम करते हैं उसमें सीनियर नेताओं से कंसल्ट नहीं करते, तो ऐसे में एक वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप बनाया जाए। तो ये 23 से माफ कीजिएगा 23 से 25 और लगभग अब 35 की संख्या जो हो रही है, इसको लेके एक रेजोल्यूशन लाया गया उदयपुर चिंतन शिविर में और उसके बाद रायपुर चिंतन शिविर में, और उसको पारित किया गया। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो संख्या है वो बढ़कर 35 हो गई है। यानी जो महासचिव नियुक्त होंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ एआईसीसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन होना है। वो इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है कांग्रेस पार्टी का, उन्हें अपनी टीम बनाने का पूरा मौका मिलता है। जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया गया था। यानी कोई भी पदाधिकारी अपने पद पे नहीं है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, उसे स्टीयरिंग कमेटी का रूप दिया जाता है, जो एक कमेटी जो काम करती है, जो टेम्परेरी होती है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उनके कार्यकाल अगले 5 साल का है, वो अध्यक्ष बने हैं। अब पहली बार वो अपनी टीम का गठन करेंगे, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी होंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी होगी। इसी तरीके से 2017 में राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने भी अपनी टीम का गठन किया था। इसी तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी टीम का गठन करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी आज एक बैठक होनी थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बीच में, लेकिन उनके मणिपुर दौरे के कारण वो नहीं हो पाई। इसलिए कल संभवतः ये बैठक होगी, जिसके बाद इस नई टीम को फाइनल रूप दिया जाएगा, जो कि लगभग तय माना जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में कांग्रेस पार्टी अपनी मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई टीम के साथ सामने आएंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि हाल ही में कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनने के बाद बिहार का अध्यक्ष बनाया गया अखिलेश प्रसाद सिंह को। अभी कुछ दिन पहले ही शक्ति सिंह गोयल को गुजरात का अध्यक्ष बनाया गया। तो करीब करीब 7 से 8 प्रदेशों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। जो नए प्रभारी महासचिव है उनकी नियुक्ति होगी। और उदयपुर में एक और संकल्प इन्होंने लिया था कि 50 अंडर 50 यानी 50% कोटा 50 साल से कम आयु के व्यक्ति को दिया जाएगा, नेताओं को दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ और नए युवा चेहरों को मौका मिले, जिन्हें सचिव से हटाकर राज्यों का इंडिपेंडेंट प्रभारी बना दिया जाए, इंचार्ज बना दिया जाए। तो इस प्रकार से एक मिश्रण होगा और राहुल गांधी के भी कुछ नजदीक के लोग उसमें हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम का गठन करेंगे। तो अगले सप्ताह में कांग्रेस पार्टी की आपको एक नई टीम दिखाई देगी, इसका सीधा जो लक्ष्य है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस साल 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव। ठीक है सर, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूं कि ये जो बदलाव आपने बताया, आपकी जानकारी है कि संगठनात्मक बदलाव होंगे, क्या इससे पहले स्वॉट एनालिसिस पूरा हो गया? हमने क्योंकि देखा कि दीपक बाबरिया हरियाणा के प्रभारी, आप कह रहे थे कि अभी अध्यक्ष और प्रभारी भी बदले जाएंगे। उन्होंने लास्ट वीक एक मीटिंग की थी, जिसके अंदर आप भी जान ही रहे हैं क्या हुआ था। भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक है, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इन सारे समर्थकों के बीच में काफ़ी नारेबाजी हुई थी। तो
ये समझ में आ रहा था कि अभी भी जो सेंट्रल लीडरशिप जो चीज़ें तय कर रही है वो स्टेट्स में लागू कराने में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, एक तो हम चाहते हैं हरियाणा की इस घटना पर की जो पीछे की कहानी है उस पर अब आप टिप्पणी रखें, और दूसरी जो अटकलें हैं कि अभी एक तरह से प्लेकेट करने की कोशिश की गई है टी एस सिंहदेव को, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। सचिन पायलट को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा क्योंकि राजस्थान में पॉसिबल नहीं है, तो सेंटर में कहीं उनके लिए कोई जिम्मेदारी खोजी जाएगी, और शायद अग्री भी कर गए। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपकी टिप्पणी। देखिए, शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा और दिल्ली के इंचार्ज थे। उन्हें वहां से हटा के जब गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो दीपक बाबरिया को दोनों राज्यों की कमान सौंप दी गई। और जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे ही सीडब्ल्यूसी का गठन होगा, कांग्रेस कार्य समिति का गठन होगा, बाबरिया से एक राज्य ले लिया जाएगा और उनके पास एक ही राज्य बचेगा। तो कोई भी जब नया इंचार्ज किसी स्टेट का बनता है तो वो अपने स्टेट में जाता है और लोगों से मिलता है। तो बाबरिया जी की पहली बैठक चंडीगढ़ में हुई, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और वहां के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, ये सब लोग शामिल हुए और एक औपचारिक बैठक उसे कहा जाता है। और दरअसल देखिए क्या होता है, हर राज्य में कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, अलग अलग राजनेताओं के गुट होते हैं। तो जब बाबरिया जी वहां पहुंचे तो सबने अपनी बात रखी। इसमें कुमारी शैलजा के समर्थक वहां थे, किरण चौधरी के समर्थक वहां थे, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक वहां थे। भूपेंद्र हुड्डा खुद विधायक दल के नेता हैं और उनके नजदीकी उदय भान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में एक संदेश ऑलरेडी हरियाणा की राजनीति में है कि विधानसभा चुनाव तक, जो कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, हरियाणा की कमान भूपेंद्र हुड्डा के पास रहेगी। और ये इन बाकी सब नेताओं को भी इस बात का अच्छे से पता है। तो जो वहां जो आपने कहा कि नारेबाजी हुई, मुझे लगता नहीं वो नारेबाजी है, वो एक हरियाणा की राजनीति का कल्चर है। जो जब जब उनके नेता खड़े होते हैं भाषण देने के लिए तो वो हमेशा उनके कुछ 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग नारे लगाते हैं। चंडीगढ़ में जो ऑफिस है कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो इतना बड़ा नहीं है कि वहां कोई बड़ी तादाद में लाखों लोग या हजारों लोग इकट्ठे हो गए हों। मुझे लगता है 500-700 हजार लोगों की वो भीड़ थी। उसमें सबके अपने अपने समर्थक थे, उन सब ने नारेबाजी की, सब ने भाषण भी दिया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कुमारी शैलजा जब खड़ी हुई तो उनके लोगों ने भाषण दिया, उनके लोगों ने नारेबाजी की। फिर किरण चौधरी ने भाषण दिया कि आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि जब हमारे इलाके में लोग आते हैं हमसे बिना पूछे तो वो तो इनडिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो इनडिसिप्लिन होता है। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जब पार्टी कमजोर होती है लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, जब पार्टी मजबूत होती है तो वापस आ जाते हैं। तो उनका इशारा था कुछ भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी लोगों के लिए। फिर उन्होंने आगे कहा सुरजेवाला ने कि ये जो घोषणाएं भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं जाके कि हम इतनी पेंशन देंगे, इतनी बिजली मुफ्त देंगे, हम बोला हमने कर्नाटका में इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जो ये देखते थे कि क्या फाइनेंशियली राज्य का जो बजट है वो उसको झेल पाएगा, तब हमने वो वायदे किए। और ऐसे में राहुल गांधी वो वायदे करते हैं तो वो पहले हमें देख लेना चाहिए कि भाई क्या जो वादे हम पब्लिक के बीच में कर रहे हैं उनको हम फुलफिल कर पाएंगे, उनको हम जनता तक पहुंचा पाएंगे। जो हमने कर्नाटक में किया है वैसा हमें हरियाणा में करना चाहिए। यानी उन्होंने डायरेक्ट हमला किया भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर कि आपने जो अभी से अपनी तरफ से ही वायदे करने शुरू कर दिए हैं, पहले आपको हम सबसे बैठ के वो बातचीत करनी चाहिए थी। तो बेसिकली ये एक हरियाणा की पॉलिटिक्स है जिसमें अपने अपने गुट के हिसाब से लोग बात करने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि फिलहाल हरियाणा की पॉलिटिक्स में भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो खुद नेता है विधायक दल के और उनके बहुत नजदीकी हैं जो उदय भान, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस आला कमान ने भी, राहुल गांधी ने भी, जो 2 बड़े नेता हैं सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, इन दोनों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले से ही महासचिव बनाया हुआ है। सुरजेवाला के पास कर्नाटका है, शैलजा के पास छत्तीसगढ़ है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस लीडरशिप ने उसको इस राज्य के नेताओं के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करी है। अब आपने बात की छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडरशिप ने मुख्यमंत्री बघेल के सामने प्रस्ताव रखा कि हम वहां की राजनीति को बैलेंस करने के लिए टीएस सिंहदेव बाबा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने वो बात स्वीकार की, लेकिन ताम्रध्वज साहू जो कि पहले दिल्ली में ओबीसी
विभाग के हेड होते थे, फिर उनको मंत्री बनाया गया और एक समय में वो दावेदार थे मुख्यमंत्री के भी, वो ओबीसी हैं। तो उनके लोगों ने भी दिल्ली में एक बात कही कि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में और उसको आप नकारिए मत, ताम्रध्वज साहू को भी आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए। लेकिन अगर वो भी बन जाते तो फिर टीएस सिंहदेव को लगता कि दो बने हैं, मेरा वैसा मान सम्मान नहीं हुआ। हाँ। तो इस बार क्या हो रहा है, राहुल गांधी स्टेट लीडरशिप को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटक में की थी। और उस बैलेंस के साथ ही उनको ये लगा कि हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन असली जो काम है वो स्टेट लीडरशिप को ही करना है। तो वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। इसीलिए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हर जगह एक स्टेट लीडरशिप के जरिए बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ उसका पहला उदाहरण है, टीएस सिंहदेव के जरिए जो हुआ है। लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे, वो सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी कि ताम्रध्वज साहू के लोग या वो खुद इस बात को लेकर विरोध करें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब आपने तीसरी बात की थी राजस्थान की। दरअसल राजस्थान लंबे समय से पेंडिंग है कि सचिन पायलट को आप कैसे कहाँ एडजस्ट करें। जहां तक मेरी जानकारी है, अशोक गहलोत इस बात को लेकर राजी नहीं है कि उन्हें वापस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए या उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी जाए। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं सचिन पायलट को कुछ समय के लिए राजस्थान से बाहर निकाल लूं। और सचिन पायलट ने राहुल गांधी को खुद ये कह दिया था अपनी पिछली बैठक में कि जैसा आप ठीक समझे मेरे भविष्य के बारे में, आप वैसा फैसला कर लीजिए। तो अब जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान का फैसला जल्द होने वाला है। मुझे लगता है कि जब अगले सप्ताह आप नेता नगरी करेंगे, उससे पहले इसका फैसला हो चुका होगा। और सचिन पायलट का भविष्य क्या है, उनको दिल्ली में रखना है, उनको राजस्थान में उनका रोल रखना है। हाँ, राहुल गांधी एक इस बात को जरूर उन्होंने कहा कि मैं जो भी रोल आपका करूंगा, जो भी आपको जगह पार्टी मान सम्मान देगी, उसमें राजस्थान में आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। क्योंकि सचिन पायलट बार बार इस बात को कहते हैं कि राजस्थान उनका पहला प्यार है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, जैसे बाकी नेता जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं दिल्ली में आके। तो इस बार उनको एक उदाहरण दिया गया कि हिमाचल प्रदेश में जब कैंपेन कमेटी चीफ की बात आई तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू थे और कैंपेन कमेटी चीफ बाद में मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरीके से अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली जाती है, चुनाव हार जाते हैं, तो दिल्ली में आके महासचिव बन जाते हैं, कभी संगठन का, कभी किसी प्रदेश का, और जब समय आता है तो वापस जाके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट को भी के सामने ये उदाहरण दिए गए कि सिर्फ राजस्थान से दिल्ली आने में आपका कोई दावा प्रदेश के ऊपर कम नहीं होता है, तो आपको इस ऊपर विचार करना चाहिए। तो उन्होंने फाइनली ये कह दिया कि जैसा राहुल गांधी फैसला करेंगे वो कर लें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ख्याल रखें कि राजस्थान मेरा पहला प्यार है। तो इस तरीके से हर स्टेट में एक बैलेंस पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी को यह बात समझ में आ चुकी है कि जब तक स्टेट लीडरशिप और स्टेट इश्यूज के ऊपर बात नहीं होगी, हम स्टेट नहीं जीत सकते। आप देखिए, इसका उदाहरण है कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ना कभी अडानी की बात की, ना जेपीसी की बात की, ना चीन की बात की। उन्होंने कोई भी नेशनल इशू नहीं उठाया, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी जो बनाई गई थी उसमें ये संदेश था साफ साफ कि लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज के सहारे ही हम चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है। इसीलिए दिल्ली में बार बार ये स्टेट को लेकर बैठकें हो रही हैं। ठीक। थैंक यू आदित्य जी, आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया कि कांग्रेस किस तरह के बदलावों के बारे में बात करी है, सेंटर में भी, स्टेट्स में भी।